आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मथुरा में दिए गए वजीर आजम मोदी के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है। वजीर आजम ने ओम और गाय हिंदुस्तान को सदियों पीछे ले जाएंगे कहकर तनकीद करने वालों को निशाना बनाते हुए कहा कि वो सिर्फ मुल्क को तबाह करने पर तुले हुए हैं। वजीर आजम के मुताबिक कुछ लोगों के कानों में ओम और गाय ये अल्फाज पढ़ते हैं तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। पीएम के इस बयान पर अपोजिशन का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। अपोजिशन इस बयान को असल मुद्दों से ध्यान भटकाने वाला और 3 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात की तैयारी के तौर पर देख रहा है। वजीर आजम ने यह बयान बीजेपी की अवामी रैली में नहीं बल्कि मथुरा में एक वेटनरी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में दिया है। वजीर आजम सियासी बयानबाजी के लिए किसी भी स्टेज का इस्तेमाल करने का माहिर तस्लीम किए जाते हैं, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि वजीर आजम ने किसी यूनिवर्सिटी की तकरीब में किसी मखसूस तबके को अपने बयान से निशाना बनाया है। 2014 लोकसभा इंतखाबात के दौरान वजीर आजम ने गुजरात फसादात से मुतालिक एक सवाल के जवाब में एक मखसूस तबके से मुतालिक मुतनाज़ा बयान दिया था। लेकिन अब जबकि वजीर आजम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी को वजीर आजम की सियासी मजबूरी नहीं तो और क्या कहा जाए। इस बयान से पीएम एक तीर से कई निशाने साधते नजर आते हैं। आज वजीर आजम के इसी अहम बयान पर हम फोकस करेंगे और इस पर तफसील से बात करेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस रिपोर्ट पर एक नजर डालिए। यूपी चुनाव में कब्रिस्तान और श्मशान, अब ओम और गाय। लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। क्या 3 रियासतों के इंतखाबात की पीएम ने तैयारी शुरू कर दी है? गांव का परिवार चल सकता है क्या? करंट लग जाता है कुछ। वजीर आजम ये बयान बीजेपी के अवामी इजलास में नहीं बल्कि मथुरा में एक वेटनरी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम में दे रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि वजीर आजम सियासी बयानबाजी के लिए किसी भी स्टेज का इस्तेमाल करने के माहिर तस्लीम किए जाते हैं। अभी तक तो किसी भी गैर सरकारी या सरकारी इवेंट में कांग्रेस और गांधी खानदान की तनकीद वजीर आजम के एजेंडे में शामिल रहा है, लेकिन ऐसा पहली मर्तबा हुआ है कि वजीर आजम ने किसी यूनिवर्सिटी की तकरीब में किसी मखसूस तबके को अपने बयान से निशाना बनाया है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है, कुछ लोगों के कान पर अगर ओम शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। गाय शब्द पड़ता है तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है देश 16वीं 17वीं शताब्दी में चला गया। ऐसा ज्ञान देश को बर्बाद करने वालों ने बर्बाद करने में कुछ नहीं छोड़ा है। और इसलिए हमारे भारत के ग्रामीण जीवन की अर्थव्यवस्था में पशुधन बहुत मूल्यवान बात। मुल्क गिरती मईशत की मार झेल रहा है और महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में असेंबली चुनाव हैं। कई महाज पर अपोजिशन मरकज की नाकामियां गिनवा रहा है। तो क्या यही वजह है कि ऐसे इश्यूज से आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है? कम से कम एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का तो यही मानना है। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में जो असेंबली के इलेक्शन है उसको सामने रखकर उन्होंने इस तरह की बात कही है। प्रधानमंत्री सिर्फ एक ही मजहब की बात करते हैं, ये बड़ी तकलीफदेह बात है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि प्रधानमंत्री ने संविधान पर ओथ लिया है। हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री हर मजहब की बात करेंगे। जब से आप प्रधानमंत्री बने, गाय के नाम पर कितने मॉब लिंचिंग हुए बताइए आप। यकीनन आपने 3 या 4 मरतबा कहा कि मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आपने यहां तक भी कहा कि मुझे मार दो, मगर इसका असर इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी सरकार और आपकी स्टेट की सरकारें
मजलूम से इंसाफ करने के बजाय आप लोग जालिम का साथ दे रहे हैं। मुद्दे पे बात नहीं करो, बड़े प्रभावशाली तौर तरीके से मुद्दे को डाइवर्ट कर दो। हमारे प्रखर और बड़े जबरदस्त वक्ता माननीय प्रधानमंत्री कभी गाय की बात करते हैं, कभी ओम की बात करते हैं, लेकिन कभी भी इतने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों की बात नहीं करते, इतने महत्वपूर्ण दुर्भाग्यवश हो या अच्छे हों आंकड़ों की बात नहीं करते। अब जबकि वजीर आजम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते हैं, तो इस तरह की बयानबाजी को वजीर आजम की सियासी मजबूरी नहीं तो और क्या कहा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। अर्थव्यवस्था चल सकती है क्या? तो वजीर आजम के इस बयान पर एक तरह से सियासत गर्मा गई है। और अगर अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन की तरफ से मिलाजुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। अपोजिशन का यही कहना है कि मुल्क की मईशत लगातार गिरती जा रही है, जीडीपी 5 पर आकर रुक गया है, लेकिन वजीर आजम को मुल्क की मईशत से कोई लेना देना नहीं है। मुल्क में जिस तरह से ऑटो सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर लगातार बंद हो रहे हैं, मंदी के शिकार हैं, उससे वजीर आजम को कोई लेना देना नहीं। और वजीर आजम लगातार गाय के नाम पर और ओम के नाम पर सियासत कर रहे हैं। हालांकि वजीर आजम को गाय की बजाय मुल्क के नौजवानों की फिक्र करनी चाहिए, मुल्क की फिक्र करनी चाहिए। और अपोजिशन ने इस पर भी सवाल उठाया कि वजीर आजम जिस ओहदे पर कायम है, क्या उन्हें इस तरह की मजहबी सियासत करनी चाहिए। प्राइम डिबेट में आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि वजीर आजम के इस बयान को आखिर किस तरह से लिया जाए। क्या वाकई में जिस तरह से आने वाले दिनों में कुछ इंतखाबात होने वाले हैं कुछ रियासतों में, क्या उसे देखकर ही ये सोचा समझा बयान है, या इस बयान के पीछे और भी बहुत कुछ पोशीदा है। इसी को हम आज प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ इरफान अहमद साहब हैं, लीडर हैं बीजेपी के, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब सियासी तज्जिया निगार हैं, आप भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एचएस रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, आप भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और पैनलिस्ट भी मेरे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। अपने तीनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले इरफान अहमद साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को गाय और ओम के नाम से, इन अल्फाज से एक तरह से परेशानी होती है और लोग बेचैन हो जाते हैं, ये अल्फाज सुनना नहीं चाहते हैं। अब पीएम मोदी के इस बयान को आखिर किस तरह से लिया जाए? नहीं, बिल्कुल सही वो उन्होंने बोला हमारे वजीर आजम साहब ने कि गाय का नाम लेने से क्यों कान खड़े होते हैं, क्यों ओम अगर कोई कह रहा है तो उससे प्रॉब्लम क्या है। अगर उन्होंने ये बात बोली है तो उसमें गलत क्या बोला है, क्योंकि अपोजिशन की सभी जितनी भी दुकानें थीं वो लगभग बंद हो चुकी हैं, तो वो सिर्फ जो है उसके काउंट में लगे रहते हैं। तो और उनका कोई ऐसा इशू है नहीं। अपोजिशन वालों को कोई भी हमारा अगर भारतीय जनता पार्टी का या कोई हमारा मंत्री या वजीर आजम साहब अगर कोई भी बात करते हैं तो उनको उसका जो है नहीं तुरंत सभी आकर जो है वो एकदम खम ठोक कर जो है नहीं उसका विरोध करते हैं। तो इनको विरोध की राजनीति नहीं करनी चाहिए। इनको तो सही मायने में अपोजिशन का किरदार नहीं वो निभा रहे हैं। वो तो सिर्फ इसको कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने के लिए हमारे कांग्रेस के जो है वो दोस्त हों या हमारे जो है ओवैसी साहब हों या और जितनी भी पार्टी हैं, उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कुछ उठाने के लिए नहीं है। तो इसलिए जो है अगर कोई कुछ भी बात करता है तो वो उसका सीधा जो है नहीं एकदम विरोध पे उतर आते हैं। इरफान साहब अपोजिशन तो ये कह रहा है कि गाय और ओम की सियासत से भी आगे बढ़िए। और देखिए मुल्क का इकोनॉमी कहां जा रहा है, जीडीपी कहां जा रहा है, बेरोजगार जो नौजवान है उनकी क्या हालत है, मुल्क के जो ऑटो सेक्टर हो या टेक्सटाइल सेक्टर हो या दूसरे जो सेक्टर है उनकी हालत पर आखिर नजर क्यों नहीं जा रही है पीएम की, या सरकार की उन पर नजर क्यों नहीं जा रही है। भाई गाय और ओम की सियासत से भी आगे बढ़िए। नहीं, हमारे वजीर आजम साहब ने वो अगर गाय और ओम की भी बात की है तो पूरी 45 मिनट की तकरीर में उन्होंने पूरे देश की अर्थव्यवस्था की भी बात की है। वो बाकी बात तो सुनना नहीं चाहते, खाली वो कट पेस्ट की राजनीति करके, वोट बैंक की राजनीति करके अपने एजेंडे को बढ़ाना चाहते हैं। वो तो आज भी उन्होंने झारखंड में 1 घंटे की स्पीच की है। अभी पहले वाले झारखंड में और वहां के आज के झारखंड में 5 साल के बाद में कितना अंतर और कितना फर्क है। हम अगर करप्शन को रोकने की बात करते हैं तो उस पर अपोजिशन को ऐतराज होता है, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं तो उस पर ऐतराज होता है। हर चीज पर वो ऐतराज करते करते आज जो है सुकड़ कर कितने छोटे हो गए।
और भारतीय जनता पार्टी और हमारी एनडीए की लगातार जो है वो सीटें बढ़ती किस लिए जा रही है? सिर्फ इन्हीं उनकी जो है छोटी छोटी हरकतों से और भारतीय जनता पार्टी को जो ज्यादा मैंडेट मिलता है। तो अगर उनको नहीं समझना है, नहीं सोचना है, वो बाकी पूरी तकरीर के ऊपर भी तो उन पर ध्यान दें। वो 45 मिनट 50 मिनट अगर बोलते हैं तो खाली ओम या गाय थोड़ी बोल रहे हैं, वो तो एक कहीं उन्होंने तज़किरा करा तो वो भी उन्होंने बात रख दी। ठीक है, मेरे साथ एक और खास मेहमान सलमान निजामी साहब, कांग्रेस लीडर हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम है। मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। जो बात यहां पर इरफान अहमद साहब ने कही, उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ एतराज जाहिर करता है, सिर्फ मुखालफत करता है और सिर्फ कट एंड पेस्ट जो है उस पर उसकी सियासत और पॉलिटिक्स होती है। क्या आपको सच्चाई यही नजर आती है खान साहब? अब हुरैरा साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने गाय के नाम पर कान खड़ा हो जाना, बाल खड़ा हो जाना किसके लिए कह रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा हमारे। किस आदमी के लिए कह रहे हैं, किस इंसान के लिए कह रहे हैं, किस तबके के लिए कह रहे हैं? अभी बीजेपी की सरकार में जो बूचड़ खाने हैं उनको आधुनिकीकरण करने के लिए 15 करोड़ रुपया दे दिया। क्यों दिया आपने, जब आपको इतनी तकलीफ थी? आप ये बताइए ना, यूपीए के जमाने में 64,000 करोड़ रुपए का बीफ सप्लाई होती थी बाहर विदेशों में। आज 1 अरब इतने रुपए बढ़ गया इस बीजेपी की सरकार में। आप उसको रोक कहां पा रहे हैं? अगर कान खड़ा हो रहा तो बाल खड़ा हो रहा तो बाल खड़े होने को रोकना चाहिए ना आपको। गाय से किसी को इतराज नहीं है। गाय अगर किसी धर्म विशेष की, अगर उन लोग उसको माता की तरह पूछते हैं तो किसी धर्म को इतराज नहीं है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हम उसकी खिलाफत नहीं करते हैं। अब आप देखिए कि असम है, उड़ीसा, केरल है और हिंदुस्तान भर के कम से कम 5-7 स्टेट ऐसे हैं जहां 10 साल से कम की गाय को नहीं काटा जा सकता, ये कानून है। 10 साल के बाद से गाय को काटिए और खाइए। तो ये दो मुही बात। आज हम आपके माध्यम से हुरैरा साहब, हम मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। अपने आप सब चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी का बाल नहीं खड़ा होगा। राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। क्यों नहीं घोषित करते राष्ट्रीय नहीं? तो खान साहब, क्या राष्ट्रीय पशु घोषित कर देने के बाद महज आप पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखते हैं? सिर्फ ये सियासत है, सिर्फ ये सियासत से जुड़ा हुआ ही बयान है? नहीं, बिल्कुल मैं ये नहीं, बिल्कुल ये मानता हूं मैं, ये पॉलिटिकल बयान है। अगर ऐसा काम होता तो जमीन पे जो चीजें हैं उसको खत्म कर दे पहले। उसको खत्म करने के बाद तब ये बयान देते तो समझ में बात आती थी। जब आपके मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 5 से 7 स्टेट ऐसे हैं जहां गाय काटी जाती है। आपके पूर्व गृह मंत्री रिजिजू वो कहते हैं मैं गाय का गोश्त खाता हूं, जब वो खुद ही कह रहे हैं मैं गाय का गोश्त खाता हूं। तो आप इस चीज को खत्म करिए ना। गाय को माता मानते हैं। आप देखिए, हिंदुस्तान के अलावा नंबर 1 पर एक्सपोर्ट है हिंदुस्तान। पाकिस्तान तो 15वें 16वें नंबर पर चला गया है। सबसे ज्यादा गाय का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होता है। उसको रोकिए ना, बूचड़ खाने का। आज गाय सड़कों पर खड़ी हो रही है, पॉलिथीन खा रही है, मर रही है। बयानबाजी तो पॉलिटिकल चीज है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हुरैरा साहब, आप लोगों का दिमाग डाइवर्ट कर रहे हैं। जीडीपी कहां जा रहा है ये भी आपने देखा, नौकरियां कहां चली जाए ये भी आप देख रहे हैं। उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं इस पे जवाब ले लेता हूं। इरफान साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। इरफान साहब, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं। इरफान अहमद साहब, 30 सेकंड आपका रिएक्शन। हाँ, मैं वही कहना चाह रहा था कि अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। हमने पिछले पूरे 5 साल 14 से 19 तक इस देश के गांवों में बिजली दी, तो कौन से हमने पॉलिटिक्स कर ली? अगर हमने सब जगह सड़क का प्रोविजन किया है तो कौन सी मतलब हमने जो है सियासत कर ली? नहीं, अब सरकार में तो ये तो करना ही पड़ेगा। इरफान साहब, ये क्यों गिना रहे हैं आप? आप सरकार में ये तो करना ही पड़ेगा भाई। बिजली करानी ही पड़ेगी। इसका जवाब दीजिए। आज वो सही तरीके से इस देश में कोई मुद्दा नहीं उठा रही है। 6 स्टेट में अगर प्रधानमंत्री जी गाय को काटा जा रहा है, सही मतलब बात गाय खाता हूं के लिए भी उसका क्या जवाब है?
उसका जवाब दीजिए ना। वजीर आजम है वो उसका जवाब दीजिए। उसके सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। रिजिजू कह रहा है कि मैं गाय का गोश्त खाता हूं, प्रधानमंत्री जी जवाब दें या आप जवाब दें? वो जवाब देगा। वो इनसे आके उन्होंने बोला होगा, उन्होंने कहीं ये बात नहीं कही जो ये बात वहां खाई जाती है और उन्होंने कहा मैंने खाया है, मैं खाता हूं। कैसे की बात कर रहे हैं? ठीक है। 5 से 6 स्टेट में गाय काटी जाती हैं और स्पोर्ट नहीं होता है क्या? बताइए। ये 4 लोगों का नाम मैं गिना रहा हूं, देखिए। अली कबीर स्पोर्ट, अली नहीं है जिसके मालिक नियामत सतीश और अतुल सबरवाल, सुनील तरक्की के काम दूसरे मदन इस देश में नहीं तरक्की का तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी है, वो तरक्की मत गिनाइए। हम जो इस तरह की बयानबाजी हो रही है इसकी हम बात कर रहे हैं। इरफान साहब, मेरे साथ एक और खास मेहमान मौलाना साजिद रशीदी साहब, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, आप भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए। मौलाना साजिद रशीदी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सलमान निजामी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमेशा जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं तो बीजेपी की तरफ से यही तर्क दिया जाता है कि अपोजिशन को इस तरह के बयान हजम नहीं होते हैं। आखिर इस तरह के बयान पर, एक्शन पर रिएक्शन ही कांग्रेस क्यों देती है? देखिए, मैं आपको बोलूं कि प्रधानमंत्री जी हमारे एक भाजपा के ही लीडर नहीं हैं, बल्कि इस वक्त वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है वो गाय को रेस्पेक्ट करे। हम भी उनकी इज्जत करते हैं, हमारे घर में भी गायें पलती हैं, हम भी उसका दूध निकालती है, मेरी मदर निकालती है। लेकिन इस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मुंह से ये बात निकलना कि गाय को तो हम मानते हैं लेकिन कुछ लोगों को इससे आपत्ति है, इसको, तो वो मुझे लगता है वो अनएक्सेप्टेबल है। और आप राजनीति जो है, प्रधानमंत्री देश के ऐसा कर रहे हैं कि वो मैसेज क्या दे रहे हैं दुनिया को। उन्होंने ही अपोजिशन पे सवाल उठाया है कि भाई आप नहीं मानते, मैं मानता। तो उनकी ही पार्टी के लीडर जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, कोई भी नहीं गाय को सम्मान करता। वहां नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है मैं तो वो लफ्ज ही नहीं कहना चाहता हूं, वो क्या क्या बयान देते हैं, वो बीफ खाने वाले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे स्लॉटर हाउसेज हैं जिनको फंडिंग सरकार करती है, जिनका बीफ एक्सपोर्ट सरकार करती है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। कितने इन्होंने गाय, ये जो स्लॉटर हाउसेज के लाइसेंस कैंसिल किए 6 सालों में, इनको तो फायदा होता है इकोनॉमिकली। आप देखिए कि यहां से, इस देश से बीफ एक्सपोर्ट विदेश में तो होता ही है, पाकिस्तान में भी होता है। क्या इन्होंने उस पर कार्रवाई की? ये एक साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ते हैं। और ऐसे ऐसे लोगों से मॉब लिंचिंग जो हुई, जो आप सुप्रीम कोर्ट में देखिए वकीलों ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया और कहा कि भाई ये मॉब लिंचिंग नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने क्या तबरेज अंसारी के कातिलों जो जिसने कत्ल किया उनका, और उनको छोड़ दिया गया। तो माहौल तो पूरे देश में ऐसे, जब प्रधानमंत्री इस देश का ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे कि मैं गाय को मानता हूं लेकिन उनको तकलीफ होती है, तो आप क्या इस देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? और आपकी हिपोक्रेसी वहां एक्सपोज होती है कि आप उन लोगों पे कार्रवाई करिए ना। हम कहते हैं कि भाई हम सम्मान करते हैं कि हिंदू धर्म की एक है, आप मानते हैं उसको, हम भी उसको मानते हैं, हम भी उनको सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। हमारे घर में गाय है, हम भी दूध निकालते हैं। इधर यहां हमारे इलाके दिल्ली में कहां से दूध आता है? तो हम भी, मुसलमान और हिंदू का मसला नहीं है, ये मसला ये है कि देश के प्रधानमंत्री जब ऐसा स्टेटमेंट देते हैं उसको कंडेम करना चाहिए। उनको शोभा नहीं देता कि इतने बड़े स्टेचर के आदमी, व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री सम्मान नहीं करते, उनके मुंह से ये बात जायज नहीं है। बिल्कुल। एच.एस. रावत साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। रावत साहब, जो बात सलमान निजामी साहब ने कही या एम.एच. खान साहब ने कही कि जब वो चुनाव आते हैं तो इस तरह का बयान दिया जाता है, क्या आपको वाकई में लगता है कि गाय का जो इस्तेमाल है वाकई में अब सियासी तौर पर एक तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉलिटिकल फायदे के लिए एक तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? और वाकई में जो सवाल एम.एच. खान साहब ने या सलमान निजामी ने उठाया कि जहां पर, क्योंकि गाय का रिस्पेक्ट और एहतराम जाहिर सी बात है लाजमी है, वो अगर हिंदू धर्म में माना जाता है तो हमारे लिए भी लाजमी है, लेकिन उसके नाम पर सियासत नहीं होनी चाहिए। रावत साहब। निजामी साहब, अभी कुछ दिन पहले यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि मैं 5 करोड़ मुसलमान बच्चों को स्पेशल वजीफा दूंगा। तब इनके मुंह में कहीं ना कहीं सांप घुस गया था, तब ये बोलने वाले नहीं थे, तब इनके मुंह से तारीफ नहीं निकली एक बार भी। उसी मोदी ने जब कहा था कि मैं
मुसलमान बहनों के लिए और मुसलमान बच्चों के लिए एक हाथ में लैपटॉप और एक कुरान देना चाहता हूं। हमारे बच्चों को कत्ल कर रहे हैं आप, और आप अरे सुन लो चाहिए हमें, पहले सुन लो, भिखारी है, सुन लीजिए पहले सुन लो। आप एहसान कर रहे हैं आपके बीच में, हम पे एहसान कर रहे हैं कोई आप? तो उन्होंने जब जाट आरक्षण मांग रहे हैं, मराठा आरक्षण मांग रहे हैं, तो हम पे एहसान कर रहे हैं। पहले एक तरफ से कत्लेआम कर रहे हो, दूसरा आप लड्डू दे रहे हो कि हम आपके लिए नहीं बोला था ना, आपके बीच में नहीं बोला था, कत्ल हुआ और जब अब्रेज का कत्ल हुआ, अखलाक का कत्ल हुआ, तो आपके लॉलीपॉप दे रहे हैं। तब लगता है आपको यहाँ पर मॉब लिंचिंग हो रही है, और जब हिंदू मरता है तब आपको नहीं लगती। ये दोहरा चरित्र हटाइए आप लोग यहाँ से। नहीं, हमने हिंदू, अगर हिंदू भाई भी मरता है तो हमने कश्मीर में एक सब इंस्पेक्टर पे मॉब लिंचिंग का हुआ, हमने तब भी मजम्मत की, हमने उसका भी विरोध किया। लेकिन आप धर्म को बीच में ला रहे हैं, आप राम को बीच में लाते हैं, आप गाय को नहीं बख्शा आपने, आप अपने धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आपका ओवैसी किस तरह की संविधान की शपथ लेकर के किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है, आपको शर्म आनी चाहिए। जब वो मोदी साहब हिंदू का मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं, मैं उसके साथ नहीं हूं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आप क्यों ऐसी राजनीति कर रहे हैं? अगर हिंदुओं के लिए ओम की आप क्यों ऐसी राजनीति करते हैं? अवैसी गाली निकालते हैं, आप भी गाली निकालेंगे क्या? आपकी छाती आप तो प्रधानमंत्री हैं, नहीं ठीक है, सलमान निजामी साहब मैं आ रहा हूं, मैं रावत साहब कि धर्म के नाम पर क्या सियासत होनी चाहिए? रावत साहब, आपके बयान से तो यही लग रहा है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं कि धर्म के नाम पर सियासत होनी चाहिए। इसमें धर्म की बात क्या आ गई? अगर 100 करोड़ आदमी ओम का उच्चारण करते हैं और 25 करोड़ आदमी अगर अल्लाह का नाम लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत आ गई इनको? इसमें क्या राजनीति हो गई? नहीं तो एक प्रधानमंत्री को इस तरह का बयान नहीं देता है। हमारे में शिया अलग तबका है, अहमदी अलग है, हम तो इनको ऐसे नहीं बोलते ना कि तुम अपने खुदा को नहीं मानते, मैं मानता हूं। मुसलमान बच्चों को वजीफा देना चाहता हूं। आप तो सर्टिफिकेट बांटते हैं, प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि वो धर्म के सर्टिफिकेट बांटे। नहीं रावत साहब अगर पीएम किसी कम्युनिटी के लिए कर रहे हैं, हिंदू या मुसलमान या किसी समाज के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं हुआ, वो तो उनकी जिम्मेदारी बनती है ना। पीएम साहब अगर कर रहे हैं, सरकार अगर कर रही है, तो उनका कारनामा हुआ। साहब सुनो, मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहले मुसलमानों का अधिकार है, वो देश का प्रधानमंत्री नहीं है। उस समय हिंदू के दिल पर क्या बीतेगी? उस समय बीतेगी क्या? उस समय नहीं बोल सकते आप, हिम्मत नहीं है। अगर मोदी ने बोल दिया तो आपके ठीक है, मैं आपका जवाब मैं साजिद रशीदी जी से इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है रावत साहब जो बात आप कह रहे हैं, मैं साजिद रशीदी जी से, मौलाना साजिद रशीदी साहब, जो बात रावत साहब कह रहे हैं कि भाई इस तरह के बयानात होते हैं तो बिल्कुल अपोजिशन एक तरह से फूट पड़ता है, अपोजिशन इस तरह के बयानों पर एक तरह से उसे आग लग जाती है, लेकिन जब मुसलमानों के डेवलपमेंट तरक्की की बात होती है उस वक्त फिर उनके बयानों पर कोई तस्करा क्यों नहीं होता है? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने गांव रक्षकों के लिए ये कहा था कि वो दिन में कुछ करते हैं और रात में कुछ करते हैं। और आज इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने मथुरा में ये कहा है कि गाय के नाम पर कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। तो या तो इनका वो बयान गलत है या ये बयान गलत है, या तो प्रधानमंत्री जी उस बयान के लिए माफी मांगे या इस बयान के लिए माफी मांगे। एक आदमी के दो चेहरे तो हो नहीं सकते। बिल्कुल, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बीजेपी का एजेंडा सेट नहीं कर सकते। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा हर बात का, आपको टोका जाएगा, आपको कहा जाएगा आपकी परफॉर्मेंस क्या है। आज एजुकेशन कहां है, हेल्थ कहां है, जीडीपी कहां है, रोजगार कहां है, क्या आपसे पूछा ना जाए? अगर आपसे पूछा जाएगा तो देशद्रोही हैं वो लोग जो पूछते हैं। सवाल यही है कि आप चूंकि प्रधानमंत्री हैं तो आपसे पूछा जाएगा, आपसे सवाल किया जाएगा, और जो भी सत्ता में रहता है उससे सवाल होता है। रही बात ये कि साहब जब अच्छे काम करते हैं तब नहीं बोला जाता। अरे भाई रावत जी, अच्छे काम पर तो आप भी नहीं बोलते। क्या इस देश में
पिछली सरकारों ने 70 साल तक कोई अच्छा काम नहीं किया, जो आज कांग्रेस को या दूसरी सरकारों को सिरे से गालियां दी जा रही हैं और कहा जा रहा है कि साहब बस बीजेपी ने किया है, जो भी किया है, पिछली सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। जो देश सुई बनाना नहीं जानता था और वो देश हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज बना रहा है, तो देश ने कुछ नहीं किया 70 साल में। जीडीपी कहां थी कांग्रेस सरकार में, आज कहां है? कुछ नहीं किया कांग्रेस सरकार ने। अच्छा, तो आप भी नहीं बोलना चाहते। इस देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है और इस देश के लोगों की कि हमें टीआरपी चाहिए, हमें सच का साथ नहीं देना है। अगर झूठ से टीआरपी मिलती है तो हम झूठ बोलेंगे और धड़ाके से बोलेंगे, चाहे हम धर्मगुरु हो या हम सियासी लोग हों। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर जो धर्मगुरु होकर सत्य का साथ ना दे, जो झूठ का साथ दे। मुझे अफसोस होता है ऐसे लोगों पर। इनको कहीं ना कहीं देख लेना चाहिए कि धर्मगुरु क्या होता है। इधर देखी तबाह परात, उधर पूरी बिताई पूरी रात। आपका तो वो हिसाब है, आपको दूसरा कोई बुला लेगा उसकी तरफ आपने बजाना शुरू कर देना है। हमने कब सच नहीं बोला बताइए? अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया तो मैंने इसी टीवी चैनल मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी कौन सा बयान गलत है, मुझे बताइए। जब मनमोहन सिंह ये बात बोलते हैं गलत है कि नहीं, भाई मुसलमानों का अधिकार है, पहले वाला गलत है, बाद वाला गलत है, आप बता दीजिए। आप मोदी जी ने जब ये कहा, मोदी जी ने ये बात नहीं कही है कि जो कहा मुसलमानों का अधिकार है, ये कहा है, आपको तो यही पता उन्होंने नहीं ये कहा है कि जब ओम की बात आती है तो कुछ लोगों को आग लगती है, उसमें मनमोहन सिंह ने यह कहा था कि माइनॉरिटी का हक है। माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं, इस देश में माइनॉरिटी इसमें सिख भी हैं, माइनॉरिटी ईसाई भी हैं, माइनॉरिटी दूसरे धर्म के लोग भी हैं, जैन भी हैं, पारसी भी हैं। आप ये कैसे कहते हैं कि मुसलमानों? आप प्रधानमंत्री आपके लिए जो मर्जी करते फिर भी आप उनके खिलाफ बोलोगे, आज भी आप उनके खिलाफ बोलोगे, आज भी वो बयान निकोड़ है। प्रधानमंत्री को कहा था, मैं कहा जितना आप झूठ बोल रहे हैं सर, साहब के लिए सर आप झूठ बोल रहे हैं, करेंगे मैं जितना मर्जी सर आप झूठ बोल रहे हैं सर, वही करोगे आप लोग। सर आप झूठ बोल रहे हैं। मनमोहन सिंह का ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों का हक है। उन्होंने कहा माइनॉरिटी का हक है, और माइनॉरिटी सिर्फ मुसलमान नहीं है, आप पढ़ लीजिए, माइनॉरिटी का पढ़े लिखे बोला था उन्होंने। आप भी इस तरह की बात। यासिर गिलानी भी मेरे साथ जुड़ गए डिबेट में। आप धर्म ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं तो आपकी बात को मान लो। अगर उन्होंने गाय की बात कर ली है तो वो गलत हो गए, उन्होंने सियासत कर दी। ठीक है, रावत साहब बात करते हो, रावत साहब बात हो, नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए ना, आपकी बात हो। नेशनल एनिमल का दर्जा यासिर गिलानी मेरे साथ जुड़ गए। गोवा में बंद कीजिए, नागालैंड में बंद कीजिए, सब जगह बंद कीजिए गाय को। मैंने बहुत टाइम दिया, देखिए मैंने टाइम दे दिया है। यासिर गिलानी साहब मुस्लिम राष्ट्र मंच के स्पोक्सपर्सन, वो भी मेरे साथ। रावत जी से यासिर गिलानी, कल मथुरा में पीएम ने जो बयान दिया था ओम और गाय को लेकर, उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं जब ये लफ्ज सुन लेते हैं, ये अल्फाज सुन लेते हैं। और अपोजिशन सीधे सीधे कह रहा है कि जो इश्यूज हैं इस वक्त, मुल्क जिस तरफ जा रहा है और मुल्क की जो हकीकत है उसे छुपाने के लिए इस तरह की बयान देने की जरूरत पड़ रही। पीएम ने इन तमाम हकीकत को छुपाने के लिए इस तरह का बयान दिया है। यासिर गिलानी, देखिए मुझे लगता है कि इसको दो पहलू से सोचने और समझने की जरूरत है भारतीय समाज को, भारत के जनमानस को। कल प्रधानमंत्री जी ने पशुधन को लेकर बात करी है। पशुधन जो हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। आपको मैं बताऊं, गाय का जिक्र, यहां तो मौलाना बैठे हुए हमारे साथ में, जो कुरान की सबसे बड़ी आयत है सूरह बकरा, उसका मतलब समझ जाए मौलाना साहब और उसी की इज्जत रख लें कि गाय को किस तरीके से पाक कहा गया। अगर उसको नहीं मानते तो ये हमारे जो इनके लाइक माइंडेड लोग हैं, ये देखिए जो लाइक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग मौलाना बन गए। अब कितना झूठा तर्जुमा या तो सुन लो, बकवास बताएंगे, सुन लो, ये राष्ट्रीय मंच के लोग मौलाना बन गए। अरे शर्म नहीं आती आपको? आपको शर्म नहीं आती? बकरा शर्म आनी चाहिए, आप कुरान को गलत बताना चाहते हैं, कुरान को गलत तर्जुमा मत कीजिए। आपको मुसलमान कहने का हक नहीं है अपने आप को, शर्म कीजिए। गलत तर्जुमा सूरह बकरा ने क्या मर जाना चाहिए, शर्म कीजिए। आप अपने माँ बाप को नहीं दिखाना, अपने माँ बाप को नहीं दिखाना, शर्म नहीं कुरान का तर्जुमा करने बैठ जाते हैं जाहिल लोग। आप ठेकेदार हो, ठेकेदार हो तुम,
तुमने मुसलमानों को होशियार जाहिल लोग कुरान नहीं, देखिए डिबेट पर आइए, देखिए डिबेट पर आइए, नहीं इस तरह से नहीं होगा, शोर मत मचाइए, डिबेट पर आइए, डिबेट पर लौट कर आइए, डिबेट पर आइए। यासिर जिलानी साहब, रशीदी साहब सुन लीजिए, डिबेट पर आइए, डिबेट पर आइए, ठीक है। यासिर जिलानी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आज जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दीजिए, ठीक है। नहीं सही जबान का इस्तेमाल, आप नेशनल टीवी पर बैठे हुए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए, थोड़ा सा ऑडियो डाउन कर दीजिए। नहीं बिल्कुल, यासिर जिलानी साहब जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए। यासिर जिलानी साहब साजिद रशीदी जी, नहीं कोई गलत चीज नहीं जाएगी, कोई गलत चीज नहीं जाएगी, इस तरह से नहीं होगा, इस तरह से। यासिर जिलानी मैं कह रहा हूं जो मैंने सवाल किया उसका सिर्फ जवाब दे दीजिए बस। आपको बोलना नहीं आता, अपनी बात कर रहा था, इनको अरे बोलना है आपको, मौलाना तो चाटिए उनके तलवे। साजिद रशीदी जी मैं कर रहा हूं ना, मौलाना रशीदी जी, साजिद रशीदी साहब सुन लीजिए, खामोश हो जाइए। साजिद रशीदी साहब कुरान का तर्जुमा गलत करेंगे भाई, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, कोई गलत बात नहीं जानी चाहिए, दोनों लोग का ऑडियो डाउन कर दिए, ठीक है। मैं इरफान साहब आपके पास आना चाह रहा हूं, मुल्क के मौजूदा जो मसाइल है उस पर पीएम को बयान देना चाहिए, ना कि जिस तरह से गाय और ओम को लेकर उन्होंने बयान दिया है। जरूरी आखिर क्या है इस वक्त इरफान साहब, जरूरत किस बात की है? अबू हुरैरा साहब, आप पूरी उनकी स्पीच जो है वो अपने टीवी पर सुनाइए। वो खाली उन्होंने जो है वो गाय के ऊपर या ओम के ऊपर ही उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने वो भी एक कोट किया था। और आज पूरी झारखंड की तकरीर सुन लीजिए, जो हमारे वजीर आजम हैं वो सदा कुछ भी अगर अपनी बात रखते हैं तो पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ रखते हैं, पूरी उसकी तैयारी के साथ रखते हैं। तो आपका ये डिबेट का इशू है, अच्छा इशू है, इसमें नो डाउट। और हमें इस पर जो है बहुत ही अपना लचीला रुख अख्तियार करते हुए अपनी डिबेट को जारी रखना चाहिए। नहीं, लेकिन इससे एक गलत मैसेज जाएगा ना इरफान साहब। कौन वो लोग हैं जो भड़क जाते हैं? यहाँ तो हमें भी रेस्पेक्ट सिखाया गया है, यहाँ तो सबको रेस्पेक्ट सिखाया गया है कि गाय अगर एक धर्म से जुड़ी हुई है तो उसका एहतराम लाजिम है। इरफान साहब, सभी उसका एहतराम करते हैं, उसका रिस्पेक्ट करते हैं। अरे भाई, मैं वही बता रहा हूं, दर्जा दीजिए ना, मैं वही बता रहा हूं। नेशनल अभी हमें डिबेट को हमें डिग्रेड नहीं करना चाहिए। आपका इतना इम्पोर्टेंट चैनल है, आप सब जगह उस पर जो है सरकार आपकी है, बहुत ही डिबेट को जो है गोवा में सरकार आपकी है, नागालैंड में सरकार आपकी है, गाय पर ठीक है। देखिए अभी मुझे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो ये इन्हीं तमाम सवालों पर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस तरह के बयान की जरूरत क्या पड़ गई। क्योंकि यूपी के चुनाव के वक्त हमने देखा था कि शमशान और कब्रिस्तान का बयान दिया गया था, और उसके बाद अब फिर चुनाव आने वाले हैं, तो क्या अब फिर एक बार गाय की याद सताने लगी है चुनाव आने से पहले? इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो मथुरा में जो बयान वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया था ओम और गाय को लेकर, उस पर एक तरह से सियासी वबाल मचा हुआ है, सियासी हलचल मचा हुआ है कि आखिर ये बयान क्यों आखिर दिया गया और इस बयान के पीछे आखिर क्या कुछ पोशीदा। इसी पर लगातार हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। मैं एच.एस. रावत साहब आपके पास आना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो एक सेकुलर मुल्क के वजीर आजम है नरेंद्र मोदी साहब, और क्या उन्हें बार बार अपने जो स्पीचेस होती हैं या इस तरह की जो रैलियां होती हैं, इस तरह के प्रोग्रामों में क्या धार्मिक चीजों का बार बार जिक्र करना मुनासिब होता है? रावत साहब, दिक्कत यह है अबू हुरैरा साहब, अगर वो मुसलमानों के बीच में जब जाते हैं और जब कहते हैं कि भाई मुसलमान बच्चों के हाथ में कुरान हो, लैपटॉप हो, मैं ये चाहता हूं, विकास की बात करते हैं, तो कोई हिंदू नहीं चिल्लाता उस समय। वो यही कहते हैं खाली ठीक है भाई सबका विकास होना चाहिए, देश का विकास हो रहा है, मुसलमान भाई भी आगे बढ़े, मुसलमान बहनें भी आगे बढ़े। अब उन्होंने खाली ओम और गाय की बात कर दी तो आग लग गई, आग सबको, हंगामा खड़ा हो गया, मॉब लिंचिंग आ गई है, यहां पर चुनाव आ गए, क्या क्या नाटक करना शुरू कर देते हैं लोग, समझ नहीं आती है। मुसलमानों की बात करें वो तो बहुत अच्छा,
हिंदुओं की एक बात कर दी उन्होंने, अगर वहां उस तरह के प्रोग्राम में हैं तो क्या बुरा कर दिया। कल को क्रिश्चियनों के प्रोग्राम में चले जाएं और वहां जाकर के बोल दें कि बड़े महान थे। वहां जब बौद्ध के वहां गए तो उन्होंने कहा था बौद्ध की भूमि, बहुत बड़े महान थे, कबीर बड़े महान थे। उन्होंने जब जाकर के बोल दिया तो तब उस समय दिक्कत नहीं आती इन लोगों को। यही तो दिक्कत है, यही तो प्रॉब्लम है। रशीदी साहब, इन बातों को समझ लीजिए। उस समय हमने देखा है कि अलवर के रहमान के अंदर हिंदुस्तान का दिल बसता है। ये वही प्रधानमंत्री है जिन्होंने बोला था उस समय आपको दिक्कत नहीं हुई थी। हमने तो फिर भी कहा था कि भाई प्रधानमंत्री है, सबके लिए बोलेंगे, आपको क्या दिक्कत होगी। इस समय बड़ा दिल करिए अपना, हिंदुस्तान को। यासिर जिलानी, यासिर जिलानी मैं आपके पास आ रहा हूं। रावत साहब, बात हो गई। यासिर जिलानी, दरअसल देखिए, ओम और गाय के नाम से तकलीफ किसी को नहीं है, खासकर मेरे जैसे जो मुसलमान होंगे उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन सवाल यासिर जिलानी साहब ये उठ रहा है कि जिस तरह का बयान पीएम मोदी साहब का आया है कि गाय और ओम के नाम पर ये अल्फाज सुनकर कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बयान बड़ा कंफ्यूजिंग है। आखिर ये हैं कौन लोग? क्या ये बताने की जरूरत नहीं कि ऐसे लोग कौन हैं और इनकी पहचान होनी चाहिए? यासिर जिलानी, समाज के लिए खतरा है इस तरह के लोग। मैं आपको बता दूं और मैं उनका नाम भी ले लूंगा, लेकिन मैं पहले आपके सामने ये बात रखूंगा कि आप बताइए कि आजादी के बाद कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री भारत का हुआ जिसने सेंट्रल हॉल से मुसलमानों को खिताब किया। दूसरे दिन जब मोदी 2 बनी उसके बाद 5 करोड़ छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देने का ऐलान मुस्लिम बच्चों को किसने किया? वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने किया। कौन सा प्रधानमंत्री आजादी के बाद ऐसा रहा है जिसने बिना किसी तुष्टीकरण के, बिना किसी वोट बैंक के, पूरा जो 1.25 अरब का हमारे मुल्क है, जो जनमानस हैं उनके लिए, जिसमें 18 करोड़ हमारे मुसलमान हैं, उनके लिए वो एक तरीके से सोचते हैं। जितनी भारत सरकार की इस वक्त स्कीम है, चाहे जन औषधि योजना हो जाए, चाहे हमारी जितनी भी उज्ज्वला से लेकर जितनी योजनाएं हैं, मैं उस पर जाना नहीं चाहता। सलमान निजामी साहब, सीधे कांग्रेस पर एक तरह से इल्जाम है कि 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, सिर्फ काम इन्हीं पिछले 5-6 सालों में हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर मुसलमानों के हक में इन्होंने इतने फैसले किए तो मुसलमान क्यों नहीं इनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? मुसलमान के चाहे कश्मीर में आज हालात खराब है, वहां के लोग क्यों नहीं इनके साथ? बाकी राज्यों में और दूसरी बात, मैंने बीच में किसी को टोका नहीं। ये वो ऐसे मुर्गे हैं, ये घोंसलों से निकल जाते हैं। जब भी कोई इनको एक्सपोज करे ये मुर्गों की तरह निकल जाते हैं। ये सच्चाई समझ में, ये सच्चाई डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मेरी बात सुनिए ना, आप अपने टाइम पे बोलिए ना। आप क्यों डर जाते हैं? हमसे डरते क्यों हैं आप? इतना क्यों डरे आपको? डरता नहीं, हम बात कर रहे हैं तो आप मैं डरता नहीं, डराता हूं। हम करेंगे ना। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है जिसको आपने बर्बाद किया, क्यों नहीं चर्चा करेंगे? बारामूला, अनंतनाग, शोपियां के बारे में कैसे जानते हैं? आप गए कश्मीर में अभी पिछले 15-20 दिनों के अंदर? कभी कश्मीर गए आप? ये बताइए। अरे साहब, मैं कश्मीर वहां तो आपने सबको हाउस अरेस्ट किया है ना। मैं आपको पिछले 1 महीने से दिल्ली के अंदर हम बात कर रहे हैं, देख रहा हूं। आप कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। आपको कहां से मालूम कि कश्मीरी खुश नहीं है? हम सरकारी मुसलमान नहीं है, सबसे ज्यादा कश्मीरी युवा मुसलमान नहीं है। हमें सरकारी से बिखरे हुए मुसलमान हैं, हमारी सरकारी से बिखरे हुए मुसलमान हैं। नहीं ठीक है, देखिए डिबेट पर बात करिए। डिबेट पर आ जाइए, डिबेट पर आइए, पर्सनल अटैक मत कीजिए। आपका वजूद नहीं है। डिबेट पर आ जाइए, जो इशू है उस पर बात करिए। आप उन्हीं में से हैं हमने जो कश्मीर में यासिर जिलानी आपने इस्तेमाल यासिर जिलानी डिबेट पर बात कीजिए, जो हमारा इशू है उस पर बात कीजिए। आम कश्मीरियों को आपने नहीं, यासिर जिलानी अब कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर को छोड़ दीजिए। कश्मीर हमारा है, हमारा और हमारा रहेगा। कश्मीर को लेकर परेशान मत होइए। लोगों को डिबेट पर बात करिए। आप बुज़दिल लोग, लोगों को आप हैं, आप कश्मीर के लोगों को वरगला रहे हैं। आप कश्मीर के लोगों के बीच में, कश्मीरी भाइयों के बीच में। नहीं ठीक है, देखिए मैं दोनों को ऑडियो डाउन कीजिए। मैं एमएच खान साहब आपके पास आ रहा हूं। एमएच खान साहब, मेरा सवाल यह कि जब यूपी के चुनाव हुए तो हमने देखा था कि कब्रिस्तान और शमशान का एक शोशा छोड़ दिया गया था। क्या आपको लग रहा है फिर 3-4 रियासतों में चुनाव आने वाले और उससे पहले ये महज एक सियासी शोशा ही छोड़ा गया मथुरा में? देखिए अबू हुरैरा साहब, ये
हकीकत बात सुनने की मादा नहीं रखते। अभी देखिए जिलानी साहब उठ के चले गए और उन्होंने साफ शब्दों में आपके चैनल पर, ये नेशनल चैनल नहीं बल्कि मेरे ख्याल से 94 मुल्कों में देखा जाता है, उन्होंने साफ साफ कहा मैं डरता नहीं हूं, डराता हूं। ये देखिए कितना खतरनाक वर्ड है ये, मैं डरता नहीं हूं, डराता हूं। मैं अपना टेलीफोन नंबर आपके माध्यम से देना चाहता हूं। वो पर्सनल थी। आपस में जब बहस होती है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं तब बोला उन्होंने। नहीं, गलत बात मत करिए। नहीं होता है, आप गलत बात मत करिए खान साहब, आप गलत बात मत करिए। बोल रहे हो। उन्होंने जिलानी साहब ने ये कहा है कि जब सामने से अगर गाली आएगी तो गाली रिवर्ट होगी। अब आप देखिए डिबेट पर बात कीजिए। डिबेट के बाहर मत जाइए, रावत साहब डिबेट के बाहर मत जाइए। वो खान साहब डिबेट पर आइए, डिबेट पर आइए, डिबेट पर बात कीजिए, डिबेट पर बात कीजिए। रावत साहब मैं अलाउ नहीं करूंगा, डिबेट पर बात कीजिए। टाइम कम बचा है। जब आप बात खान साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। रावत साहब डिबेट पर रहिए। पॉलिटिकल एजेंडा है जी। देखिए ये पॉलिटिकल एजेंडा है। इस चीज को रावत साहब को कंडम करना चाहिए कि पर्सनल अटैक हो या किसी पर अटैक हो। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं डरता नहीं हूं, डराता हूं। पहली बात। दूसरी बात, इस देश में पहले बासमती चावल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा तादाद में होती थी। आज बासमती चावल का एक्सपोर्ट कम हो गया है और मांस का एक्सपोर्ट बढ़ गया है। क्यों भाई? अगर यही बात है तो आप सारी चीज एक तरफ एक पूरा हिंदुस्तान एक है, पांडुचेरी से लेकर के कश्मीर हमारा सब एक है। सब में कानून अलग अलग क्यों है? गाय को आंकड़े कहां से लिए? अरे भैया आप आंकड़े समझ लेना। बोले आपको कोई बीमारी है क्या? तो झूठ तो बीमारी है बोलने की क्या? आप मैं कह रहा हूँ बीमारी है बोलने की क्या सुन लिए? अरे भाई आप बीमारी है बोलने की क्या सुन लिया? अरे भाई बीमारी है बोलने की आप बोल लीजिए। आप बीमारी ठीक है। मैं साजिद रशीदी साहब बहुत देर से वेट कर रहा हूं, उनके पास जा रहा हूं। बात हो गई, खान साहब बात हो गई, रावत साहब बात हो गई। एक एक करके बात कर लीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज एक एक करके बात कीजिए ताकि बात समझ में आए, हमारे नाजरीन तक बात सही बात जानी चाहिए। रावत साहब ये प्रॉब्लम क्रिएट ठीक है, ठीक है। खान साहब बात हो गई, खान साहब बात हो गई। मैं साजिद रशीदी साहब के साथ डिबेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से झूठ फैला रहे हैं। प्लीज रावत साहब सुन लीजिए थोड़ा। इनसे पूछो कौन से आपने लिए इन्होंने? साजिद रशीदी साहब वज़ीर आज़म को इस तरह का बयान देना चाहिए या मजबूरी में यह बयान दिया गया है? वक्त की एक जरूरत है, चुनाव होने वाले हैं, मुल्क के जो हालात हैं, मॉब लिंचिंग के वाकयात हो रहे हैं, जीडीपी हमारा गिरता जा रहा है, रुपया हमारा लुढ़कता जा रहा है, क्या इस वजह से वाकई में बयान दिया गया जो अपोजिशन कह रहा है, जो इल्जाम लगा रहा है? देखिए अबू हुरैरा भाई, ये हमें समझना पड़ेगा, देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो छोटे मोटा पद नहीं होता, वो बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। और उस पद पर जाने के बाद कोई भी आदमी किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो देश का प्रधानमंत्री होता है सिर्फ। अगर वो आदमी इस पद पर रहते हुए अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करता है तो ये असंवैधानिक है, ये मानना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री को ये जेब नहीं देता कि इस तरह के शोषण छोड़कर कहीं ना कहीं अपने मिनिस्टरों को, जो ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो पहले से उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको एक मौका दे दिया जाए कि साहब अब तुम बोलो, मैंने शुरुआत कर दी है, अब तुम बोलना शुरू करो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बातें बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो सवाल उठेगा, सवाल किया जाएगा और किसी को भी इस पर तिलमिलाना नहीं चाहिए। ये संविधान में कहां लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेगा? सवाल करना कहां लिखा है संविधान में? सवाल करना आप बेकार के रशीदी साहब बात कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं करेगा, ये कहां लिखा है? संविधान पढ़ लो, आप संविधान को पढ़ लो। अच्छा, मैं संविधान पढ़ नहीं है, इसका मतलब देश का प्रधानमंत्री बन गया तो अपनी पार्टी के लिए प्रचार ही नहीं करेगा, वो अपनी बातों को बताएगा नहीं, वो अपना मैनिफेस्टो बोलेगा नहीं। हर आदमी के बीच में मत बोला करो भाई, मैं आ रहा हूं। गलत बोल रहे हो हर आदमी के बीच में गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो आप। मेरी बात पूरी होने दो अबू जी, मेरी बात। मैं इरफान से आ रहा हूं, इरफान से बस बात आप मुझे इतना बताइए, आप गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? देश के प्रधानमंत्री गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा क्यों नहीं देते?
देश के प्रधानमंत्री गोवा अरे में वो गाय को एनिमल बैन क्यों नहीं है करते? हमारे लिए, नागालैंड में हमारे लिए माँ का दर्जा है, वगैरह में हमारे लिए माँ का दर्जा है उसको। करिए वो जानवर नहीं है, हम उसको जानवर नहीं मानते, हम उसको माँ का दर्जा गोवा में माँ नहीं है आपकी, पूछते हैं गोवा में माँ नहीं है आपकी, आप माँ को खाते हो गोवा में, आप माँ को खाते हो गोवा में, आप माँ को खाते हो नागालैंड में, आप माँ को खाते हो साउथ में, आप आपकी माँ नहीं है, वो आप जैसे आपकी माँ नहीं है, आप हिंदू नहीं है क्या वो, करते हैं उसकी, नहीं वो हिंदू नहीं है क्या? ठीक है, ठीक है। ना कोई हिंदू नहीं वहां खाता। के सीएम ने, गोवा के सीएम ने कहा था कि यहां बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी। आपको जानकारी तो होती नहीं है, आप चिल्लाते हो बिना वजह। क्या वहां हिंदू नहीं रहते? जैसों के लिए क्या उनको गाय पर आस्था नहीं है? जो गाय का मांस खाते हैं, वो हिंदू नहीं रहते, उनके लिए आस्था नहीं है गाय पर उनकी। ठीक है, मैं इरफान अहमद साहब आपके पास आ रहा हूं। बात हो गई रशीद जी, रावत जी बात हो गई, अब सुनिए, अब दूसरे को मौका दीजिए। इरफान साहब क्या वाकई में पीएम को कम से कम इस तरह के बयान से थोड़ा सा हिमायत मत कीजिए किसी की, थोड़ा सा बचना चाहिए इस तरह के बयान देने से। उनकी नजर में जितने सेक्टर हैं, जितने धर्म है, सबको जाहिर सी बात है कि एक पीएम है मुल्क के, उनको सबको एक नजर से देखना चाहिए और इस तरह के बयान से बचना चाहिए पीएम को। इरफान अहमद साहब, अभी अबू हुरैरा जी गाय अगर नहीं, गाय के बारे में अगर उन्होंने बात कर ली तो इसमें ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, वो पूरे देश की गाय है। नंबर 2, अगर उन्होंने ओम की बात कर ली तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, ओम जो है जब कहीं भी लिखा आता है तो आप मुझे ये बताइए इरफान साहब, मुसलमान होते हुए क्या गाय का ज़बिया जायज है कि नहीं? आप मुसलमान है, बताइए गाय का ज़बिया जायज है कि नहीं? मैं क्या कह रहा हूं, मेरी आप बात सुनिए। आप मुसलमान हैं, बताइए गाय का ज़बिया जायज है कि नहीं? बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। आप मुसलमान हैं, गाय का ज़बिया जायज है कि नहीं बताइए? मैं मौलाना साहब, नहीं बताइए, आप मुसलमान हैं, गाय का ज़बिया जायज है कि नहीं? मौलाना साहब पहले मेरी बात सुनिए, मुझे जवाब दीजिए। आप किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूं? नहीं जवाब दीजिए आप, गाय का ज़बिया जायज है कि नहीं? पहले सुनिए, ये इंटरनेशनल अरे इरफान साहब, आप बीजेपी के हिमायत है, लेकिन जवाब दीजिए, क्या गाय का ज़बिया जायज है कि नहीं? हो रही है इस पर जो बात हो रही है, हो रही है, गाय के ज़बिया आप सुन लीजिए, बात करिए, आप जवाब लूंगा मैं इरफान से, उलझाना चाहते हैं। जवाब लूंगा सर इरफान से। मैं इरफान हम जवाब तरक्की की बात करते हैं, हम तरक्की की बात करते हैं, बताइए तो आप मतलब मेरे को सर्टिफिकेट की बात, मुसलमान है बताइए, आप क्या है सर? आप मुसलमान है बताइए, समझना चाहते? आप मुसलमान हैं, मैं आपसे बड़ा मुसलमान हूं, की हिमायत कर रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा कैरेट का मुसलमान हूं। क्या ज़बिया जायज है कि मैं नहीं? आपसे ज्यादा कैरेट का मुसलमान हूं। अरे बताइए, मैं आपसे ज्यादा कैरेट का मुसलमान हूं, मैं बता रहा हूं आपको। अच्छे मुसलमान हैं, बताइए जायज है कि नहीं? सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं, बताइए जायज है कि नहीं? आप यहाँ पर आकर अच्छे मुसलमान है, मैंने मान लिया, डिबेट करने के अलावा कोई अभी तक आपने जायज है बात करी? इतने बड़े मतलब नेशनल चैनल पर आपने कोई तरक्की की बात करी? पूछ रहा हूं तो डिबेट कोई अगर मुस्लिम भी है, आपने मुसलमान, आप जवाब नहीं देना चाहते, क्वेश्चन उठाया, आप मोदी जी, आप गाय और सरकार की लुप्त गाय के अलावा आपके पास कोई और नहीं है क्या बताना नहीं चाहते? ठीक है, बात हो गई। रावत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। एचएस रावत साहब, क्यों है बात हो गई। आपको ऐतराज क्यों है? रावत साहब एक चीज और, 5 साल ठीक है, रावत साहब, इस सरकार को जाहिर सी बात है कि गाय की बहुत फिक्र है, इंसानों की फिक्र है। लगता तो ऐसा है कि इंसानों की इतनी फिक्र नहीं जितनी गाय की फिक्र है। मैं ये कह रहा हूं कि जब गाय की इतनी ज्यादा फिक्र है, और जाहिर सी बात है बहुत रेस्पेक्टेड है गाय हमारे लिए, तो उसके शेल्टर होम की हालत आप देख लिए, चाहे राजस्थान की बात कर लिए, मुल्क के दूसरे हिस्सों में देख लिए, या जो गाय के पालने वाले उनकी हालत, सरकार की उन पर नजर क्यों नहीं जाती है? सिर्फ गाय क्या सियासत के लिए रावत साहब? सिर्फ उस पर जब चुनाव आए तो उसका नाम लेकर वोट मांगे जाए? देखिए, वो अबू हुरैरा साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मुसलमान महिलाओं के साथ जो क्रूरता हो रही थी, जो पाप हो रहा माता था, जी को राष्ट्रीय वो आगे लेके आए, उन्होंने वहां पे काम किया। पहले मनुष्य के लिए काम कर लो, इनके बच्चों के लिए काम किया, 5 करोड़ बच्चों के लिए बात करी, इनके विकास के लिए बात करी, इनके हर काम के लिए वन बाय बच्चा कहाँ है? गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराइए, राय माता को राष्ट्रीय माता घोषित कराइए। सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, सबसे ज्यादा आप मॉब लिंचिंग के केस बनाओगे,
क्योंकि जब एक मुसलमान के साथ हादसा हो जाए तो आप मोहम्मद सिंह और आप 100 हिंदुओं को मार दो तो कोई उपद्रव है वो, क्योंकि हिंदू मारा जाए तो मोहम्मद सिंह नहीं, और मुसलमान अपनी गलती से मर जाए तो मोहम्मद सिंह है। अगर ये माता का दर्जा मिल गया तो आप लोग चिल्ला चिल्ला के मर जाओगे, आप लोग यूएनए में मुद्दा उठाओगे, आप लोग मर जाओगे, अपने आकाओं के पास जाओगे, आपको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी। माता घोषित करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? राष्ट्रीय माता घोषित करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो? आप बताओ। राष्ट्रीय माता को घोषित तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, आपको सबसे ज्यादा बिलबलाहट हो जाएगी, सारी चीजें बंद हो आपको जाएंगी, बिलबलाहट हो जाएगी, आपको ऐसे लगेगा कि मुसलमानों को घेरने के लिए ऐसा काम कर दिया। नहीं ठीक है, देखिए इस तरह के बयान मत दीजिए, इस तरह के बयान मत कीजिए। सलमान निजामी साहब, नहीं ठीक है, खान साहब बात हो गई, खान साहब डिबेट आगे बढ़ने दीजिए, बात हो गई। रावत साहब बात हो गई। सलमान निजामी साहब नहीं ठीक है, बात हो गई, हम लोग भी हर एक के बीच बोलेंगे। खान साहब बात हो गई। अब सुन लीजिए, डिबेट अपने आखिरी पड़ाव पर है। सलमान निजामी साहब, जब अपोजिशन इस तरह के बयान देता है, जो पीएम मोदी पर जिस तरह के बयान अपोजिशन की तरफ से आए, तो यही कहा जाता है खासतौर से कांग्रेस को लेकर कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसी वजह से ये किसी भी एक्शन पर रिएक्शन देते हैं। मतलब हर बयान पर इन्हें एतराज होता है, हर बयान की मुखालिफत करते हैं लोग, क्योंकि इनके पास कोई अपना एजेंडा नहीं है। क्या सच्चाई यही है सलमान साहब? साहब, एजेंडा बीजेपी के पास नहीं है। अगर बीजेपी के पास एजेंडा होता तो वो गाय की बात नहीं करते, वो देश में 330 सीटें कहां से आ गई उसकी बात करते। ये बात करते नौकरियां देने की, ये बात करते कश्मीर पे, ये बात करते कि हमारा देश किस बर्बादी पे जा रहा है। इनके पास 2-3 मुद्दे हैं, एक पाकिस्तान, कश्मीर और गाय। 3 मुद्दे अगर खत्म हो जाएंगे तो ये बीजेपी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ये तो इनका सर्वाइवल है। अगर प्रधानमंत्री जी विकास की बात करते, बेरोजगारी की बात करते और किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं उसकी बात करते, ये तो चाहते हैं कि जब इलेक्शन आए इनको गाय याद आती है। 5 साल इनको गाय याद नहीं आएगी। भाई आप ये कहते जो है ना 50 सीटों पे आ गए, तब याद आएगा जब इलेक्शन आएगा। आप 50 सीटों पे आ गए, जब हरियाणा में इलेक्शन था, पाकिस्तान तब याद आएगा जब इलेक्शन होगा। इनको जो उनसे बदल गए हैं। ये प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी बात करना, वो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बयान दे दीजिए, क्या वाकई में ये वक्त की जरूरत होते हैं इस तरह के बयान? खान साहब, एमएस खान साहब। अबू हरैरा साहब, मैं ये ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाह रहा था, जो डिबेट था उसमें बात करना चाह रहा था जी। लेकिन इन लोगों ने इसको ऐसा बना दिया कि जैसे लग रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए, ये सवाल इस बात का है कि आप देखिए, जब आप रावत साहब को कितनी तकलीफ हो रही है, मैं कह रहा हूं कि मैं हलफनामे पे लिख के दे रहा हूं, गाय माता को राष्ट्रीय माता घोषित करा दीजिए। आप एक तरफ बगल में गोवा का मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है, वो कहता है कि बीफ नहीं होने दूंगा। आप वहां कटवाते हो, वहां खाते हो, आप वहां कटवाते हो, वहां खाते हो, और यहाँ कहते हो कि नहीं हम गाय माता हमारी है। अरे भाई रावत जी, तो शर्म कर लो यार। अबे डिबेट में बैठने का तरीका सीख लो यार। रावत साहब, डिबेट में आने का तरीका सीख लो, कमी सीख लो यार। कौन बोलता है तो नहीं बोलना चाहिए, कौन नहीं बोलता तो नहीं बोलना चाहिए, अपनी बात को रखने देना चाहिए। अभी एक आपका साथी कह गया कि डरता नहीं हूं, डराता हूं। अबे शर्म आनी चाहिए आपको। आप बात तो करो ना, आप नौकरी की बात करो ना। आप गाय माता की बात करते हो, मैंने कह दिया, खत्म हो गई बात। चलिए अब उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। अब हम कह रहे हैं कि चलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा तो रोजगार की बात कर लो। ठीक है, तो जरा जीडीपी की बात हो गई। सबको देखिए, ऑडियो डाउन करिए। साजिद रशीद दीजिए आपका रिएक्शन जल्दी से। मैं इरफान साहब आ रहा हूं, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं। साजिद रशीद दीजिए। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जी, बीजेपी के जो बेलगाम मंत्री हैं, जिस तरह के बयानात वो देते रहते हैं, इस बयान से कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने उनको एक रास्ता दिखा दिया है कि मैंने शुरुआत कर दी, अब तुम्हारी बारी है। अब जितना आग लगा सकते हो लगाओ, हिंदू मुस्लिम जितना करा सकते हो कराओ, अब तुम्हारे लिए छूट है। इरफान अहमद साहब, प्रधानमंत्री जी की नीयत, इरफान अहमद साहब, जो इस तरह के बेतुके बयान आते हैं, उन्हें एक तरह से हौसला मिलेगा, तो इस तरह के बयान देने वालों को जेल में डाल दिया गया होता। इरफान अहमद साहब, अबू साहब, मैं आपसे पहले तो ये गुजारिश करूंगा कि आप यहाँ पर ऐसे पैनलिस्ट बुलाइए जो बहुत ही ध्यान से बहुत ही सीरियसता के साथ अपनी बात रखने वाले हों और एक से दूसरे की सुनने वाले हों।
मैं इस देश की सबसे बड़ी पार्टी जो लोग जिसके बीजेपी की 19 हिमायत करोड़ करें। जो मेंबर इस हिंदुस्तान में है उसका यह मेंबर बैठा हूं। मैं अपनी बात बताने के लिए बैठा हूं यहाँ, लेकिन कोई आपके यहाँ पर सुनने वाला नहीं। किस लिए नहीं सुनने वाला? आपने जिले लेवल के आदमी यहाँ बिठाए में जो न किसी की सुनना नहीं, चाहते हैं, अब वो किस लेवल के वो आपको नहीं तय करना है ना इरफान साहब, वो तो हमें तय करना है। सलमान भाई नहीं, ठीक है, मैं जो सवाल क्यों उसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं। जो सवाल साजिद रशीदी जी ने किया उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूं सलमान भाई को कि आप ये निगेटिव बात करते करते 50 सीटों पे आ गए। आप कभी पॉजिटिव बात भी करिए ना। अगर प्रधानमंत्री जी ने ओम की या गाय की बात की है तो आप पॉजिटिविटी से उसका जवाब दीजिए ना। ठीक है रावत साहब, रावत साहब, ठीक है एचएस रावत साहब, जो बात साजिद रशीदी जी ने कही है कि देखिए इस तरह के बयान से बचना चाहिए, और अगर इस तरह के बयान हमारा पीएम ही, हमारे वजीर आजम ही अगर इस तरह के बयान देंगे तो दूसरे लोगों को फिर एक हौसला मिलेगा। डेवलपमेंट करके दिया रावत साहब, हमने क्यों 5 करोड़ जो है स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप की बात की, तो आप इसको क्यों नहीं सुनना चाहते? आप जो तरक्की की बात की है उसको भी तो पॉजिटिविटी से। इरफान साहब बात हो गई, इरफान साहब बात हो गई। रावत साहब जी, अबू रहरा साहब, प्रधानमंत्री अगर रशीदी साहब से पूछ करके भी बयान देंगे ना तब भी इन्होंने विरोध करना है। इनका नैरेटिव सेट है, इनकी सोच ही ऐसी है। इनके कुछ भी अच्छा कर लेंगे तब भी रशीदी साहब ने उनकी खिलाफत करनी है। बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है कि बयान ऐसे हों जिससे दिल न दुखे और उस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए। और जाहिर सी बात है जिस ओहदे पर आप हैं उस ओहदे का भी ख्याल रखना लाजमी होता है। और जब बात सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की हो तो वहां पर तो जरूर इस तरह के बयानों से बचा जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना रशीदी जी, और इसके अलावा सलमान निजामी साहब, एचएस रावत साहब, आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर एमएच खान साहब और इरफान अहमद साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।